आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं 9 जनवरी का डेली करंट अफेयर्स और ये हेल्पफुल रहेगा बैंक, एसएससी, रेलवे और जो स्टेट से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए। तो पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है कि जो ईपीएफओ है, जिसको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, जो कि पेंशन जो देते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने का काम करता है। ठीक है, कि पेंशनर को टाइम पे पेंशन मिल रहा है कि नहीं, और जो भी पीएफ कटते हैं यही ऑर्गेनाइजेशन काटता है। तो जो ईपीएफओ है, इन्होंने कंप्लीट कर दिया है नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीपीपीएस। सीपीपीएफ का मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हो चुका था, और इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अक्टूबर 2024 में इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। और उस समय टोटल 2 स्टेट से जहाँ पे पायलट बेस पे को चलाया जा रहा था। पहला था हरियाणा, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। हरियाणा में कर्नल में चलाया जा रहा था और जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर, ये 2 जगह पे चलाया जा रहा था। जिसके अंतर्गत बोला गया था कुछ 11 करोड़ रुपए दिए गए थे, कुछ 50,000 पेंशनर के आसपास, मतलब 49,000 पेंशनर के आसपास दिए गए थे। उसका नवंबर की बारी आई और नवंबर में जो है टोटल 24 रीजनल ऑफिस की बात करें तो टोटल 213 करोड़ रुपए हैंडल किए थे इन्होंने, और 9.3 लाख पेंशनर को जो है दिया गया था। ठीक है, पेंशन इस पोर्टल के थ्रू, ठीक है, इस सिस्टम के थ्रू। उसके बाद दिसंबर की बात करें तो इधर भी 1570 करोड़ रुपए जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था, और ये कुछ 68 लाख पेंशनर को किया गया था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये जो नवंबर का आपने पॉइंट बोला। आपको याद जो रखना है कि ये अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया था ये सिस्टम, और ये कवर करता है हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स को। ठीक है, और इस पर कहाँ पे भी कवर करता है, जम्मू एंड श्रीनगर को कवर करता है, और कर्नल को जो है कवर करता है। ये चीज़ ध्यान देना है। अभी जो ये सीपीपीएस है, इसका हेल्प क्या होने वाला है, इसका काम क्या होने वाला है, उसको समझते हैं। तो ये जो नेशनल वाइड पेमेंट है, जो पेंशन का पेमेंट है, उसको सॉल्व करने का काम करता है। अब क्या प्रॉब्लम होती थी पहले, कि पहले जो भी पेंशनर होता था उसको बैंक जाना पड़ता था। ठीक है, उनको अगर पेंशन निकालना हो तो उस केस में बैंक जाना पड़ता था, और बैंक के थ्रू ही या बैंक का जो ब्रांच है उसके थ्रू ही उनको पेंशन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने पड़ते हैं। जब भी कभी पेंशनर बनते हैं कोई भी, अगर आपके फैमिली में कोई पेंशनर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय भी जो है पेंशनर हो, तो उनको ज़रूर पता होगा कि हर साल एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो भी पेंशनर होता है उनको। ठीक है, तो पहले क्या रहता था कि वो लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए हर महीने नहीं, सॉरी, हर साल जो है लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था। तो वो लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए उनको जो है बैंक जाना की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो बैंक के ब्रांच जाना पड़ता था। लेकिन अब ये सिस्टम आने के बाद अब उनको बैंक के जो है ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंतर्गत बोला गया है ये कुछ 78 लाख जो भी ईपीएस पेंशनर है उनको हेल्प करता है। ठीक है, ईपीएस पेंशनर मतलब क्या, जो एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं वो, इसके अंदर जो एनपीएस आता है वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो वो उनको जो है बैंक जाने की जरूरत नहीं है नेशनल वाइड, और उनको फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ देने की जरूरत नहीं। अब जो भी प्रोसेस है वो डिजिटली हो जाता है इनके ऐप के थ्रू। ठीक है, तो इनका ऐप है जीवन प्रणाम ऐप है, जिसका यूज़ करते हुए वो जो है डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं, और उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, अब मान लीजिए किसी कारणवश आपका कोई ट्रांसफ़र हो गया या आपको कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, दूसरे लोकेशन में आप शिफ्ट हो गए, तो उस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है पेंशन रेगुलरली आने का। ठीक है, तो रेगुलर पेंशन नहीं आता था, तो उसमें फिर आपको एप्लीकेशन वेप्लीकेशन डालना पड़ता था, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो वो भी जो है ये सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम आने के बाद ये सब कुछ रिमूव हो गया। अब सिंपल डिजिटल फॉर्म में ही जो है सब कुछ हो जाएगा प्रोसेस, जिसकी वजह से बार-बार जो है बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ ने कुछ 34,207 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किया है ईटीएफ में। ये चीज़ आपको ध्यान देना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ये एक छोटा-सा डेटा है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ से क्या पता लाइकली क्वेश्चन बन जाए, बट बहुत कम चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, तब भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़, खो-खो के बारे में पता होगा। खो-खो वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में होने वाला है पहली बार, और ये कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। तो खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनरिवील किया है ट्रॉफी। ट्रॉफी भी 2 तरह की ट्रॉफी है, और मैस्कॉट फॉर द फर्स्ट एवर जो खो-खो वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में होने वाला है, वो कहाँ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में होने वाला है। अब ट्रॉफी की बात करते हैं, ट्रॉफी में आपको 2 ट्रॉफी मिलने वाला है। एक मिलेगा मैन चैंपियन ट्रॉफी, एक मिलेगा फीमेल चैंपियन ट्रॉफी। जो मैन चैंपियन ट्रॉफी वो आपको ब्लू कलर में मिलने वाला है, और जो फीमेल चैंपियन ट्रॉफी वो आपको ग्रीन कलर में मिलने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको इधर लिख के भी दिया है, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प होगी। ब्लू ट्रॉफी जो है वो दिया गया मेन के लिए, ये सबको ध्यान देना है, और जो ग्रीन ट्रॉफी है वो दिया है वुमेन के लिए।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैन ट्रॉफी किसके लिए दिया गया है, ब्लू ट्रॉफी किसके लिए दिया गया है, मैन चैंपियनशिप के लिए दिया गया है, ग्रीन ट्रॉफी किसके लिए दिया गया है, वुमेन चैंपियनशिप के लिए दिया गया है। और इसके अंतर्गत 2 अवार्ड के साथ 2 मैस्कॉट्स भी हैं। अब ये 2 मैस्कॉट कौन-कौन से हैं? एक है तेजस और दूसरा है तारा। ये भैया जी हमारे तेजस हैं और ये हमारी बहन तारा है। तो ये जो है जिराफ, इन्होंने मैस्कॉट सिलेक्ट किया गया है खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये जो जिराफ है वो स्पिरिट ऑफ द टूर्नामेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान देनी है कि क्या है, स्पिरिट ऑफ द खो-खो वर्ल्ड कप को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तेजस कर रहे हैं और तारा जी कर रहे हैं, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान देनी है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, जिराफ है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं हमारे टेबुलर फॉर्म वाले कंटेंट पे, जो कि वन लाइनर जिसको मैं बोलता हूँ, तो इसको कवर करते हैं। तो इसमें आ रहा है कुछ लॉन्चेस, जैसे कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने लॉन्च किया है ओएनडीसी। ओएनडीसी मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इसका ये तो ऑलरेडी बहुत टाइम से चला आ रहा था, बट इन्होंने भी लॉन्च कर दिया, ठीक है? तो इसके अंतर्गत भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि एज ऑफ दिसंबर 31 2000 सॉरी एज ऑफ नहीं दिसंबर 31 2021 में जो है ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था और इसको जो है लॉन्च किया था कुछ 500 करोड़ रुपए के साथ, ठीक है? तो ये ओएनडीसी के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, जिसके अंदर बोला गया था कि जो भी बायर है, जो भी सेलर है और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, स्पेशली जो एमएसएमई है, उनके लिए एक प्लेइंग फील्ड रहे। अब ओएनडीसी में होता क्या है वो समझते हैं। अब मान लीजिए मैं एक छोटा-सा ग्राहक, ठीक है? मैं एक छोटा-सा क्या हूँ, शॉपकीपर हूँ, ठीक है? ग्राहक नहीं, मैं एक छोटा-सा शॉपकीपर हूँ। तो मैं छोटा-सा शॉपकीपर हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अमेज़न को 30% कमीशन दे पाऊँ या फ्लिपकार्ट को मैं 20% कमीशन दे पाऊँ या स्विगी को मैं 30% कमीशन दे पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म में जो भी मेरा प्रोडक्ट है, उसको लिस्ट कर दूँगा। अब मेरा प्रोडक्ट अगर ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म में लिस्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि अब मान लीजिए कि ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म में पेटीएम जुड़ा हुआ है, ठीक है? मान लीजिए कि पेटीएम तो जुड़ा ही हुआ है। तो पेटीएम जुड़ा हुआ है ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म के साथ। उसके बाद फ़ोनपे जुड़ा है ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म के साथ। अब जो है आपको मिलेगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड भी जुड़ गया है ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म के साथ। तो क्या होगा इसके बाद कि जो भी जैसे मैं क्या हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं छोटा-सा शॉपकीपर हूँ, एमएसएमई शॉपकीपर हूँ। तो मैंने अपना सामान लिस्ट कर दिया। उसके बाद जो भी पब्लिक, जो भी पर्सन जो है पेटीएम के थ्रू अगर आए, तब भी वो ओएनडीसी के थ्रू मेरा सामान खरीद सकती है। वो फ़ोनपे के थ्रू आए, तब भी जो है ओएनडीसी के थ्रू मेरा सामान खरीद सकती है या जो भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है उसके थ्रू आके भी ओएनडीसी के थ्रू मेरा सामान खरीद सकती है। अब इसमें जैसा मैं क्या हूँ, छोटा शॉपकीपर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बड़ा-बड़ा कमीशन दे पाऊँ। तो उस केस में जो ओएनडीसी है वो बहुत कम चार्ज करती है मेरे से, ऐसा समझ सकते हैं। और जिसकी वजह से मेरे को ओएनडीसी यूज़ करने का बहुत लाभ होगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अमेज़न है, उसपे लाभ नहीं होगा, उधर भी लाभ होता है, बट वो बड़े प्लेयर्स रहते हैं। वो उनके पास बहुत बड़ा-बड़ा मार्केट रहता है और वो ज़्यादा सेल करते हैं तब उनको प्रॉफ़िट होता है। लेकिन अब छोटे जो शॉपकीपर्स हैं या जो एमएसएमई हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता और इतना कमीशंस नहीं दे पाते, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया था। अब तक ये ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म थोड़ा सही चल रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं चल पा रहा जितना चलना चाहिए, पर धीरे-धीरे देखते हैं कितना और अच्छा होता है। अब ओएनडीसी की बात करें, तो ओएनडीसी को जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया था प्रोटियस ई-गवर्नेंस, जो कि आपका जो पैन कार्ड होता है वो बनाता है, ठीक है? तो पैन कार्ड बनाने वाली कंपनी और जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों ने मिलके जो है इसको बनाया था और ये एक तरह का ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी है। इसके अंतर्गत जो भी स्टेक होल्डर है वो फ्रीली इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ विदाउट एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम, मतलब कुछ महंगा इकोसिस्टम के बिना ही, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा स्टेप्स था और अब तक सही चल रहा है, बट थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी चल रहा, क्योंकि जितना चलना चाहिए था उतना नहीं चल पा रहा। बट देखते हैं फ्यूचर में और कितना अच्छा काम कर पाता है ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इन्होंने लॉन्च किया है नीट 4.0, ठीक है? ये मेडिकल वाला नीट नहीं, इसका मतलब हो गया नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये एक तरह का अलायंस है जो कि टेक्नोलॉजी को जोड़ता है। जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टूडेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। तो इसका काम यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट के बीच में जो इंडस्ट्रियल स्किल की गैप रहती है, उसको जो है फिल करने का काम करेगा। अब ये 4.0 का मतलब क्या होगा कि ये जो है 4th फेज़ है, ठीक है? इससे पहले फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 आ चुका है, लेकिन वो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है ही नहीं। पहली बात तो ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी हमको कवर करना है इसको। ये जो है 4th फेज़ का है और ये स्टूडेंट और जो इंडस्ट्रियल स्किल की जो गैप रहते हैं दोनों के बीच में, तो उसको जो है कवर करेगा ये नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत
जो भी स्टूडेंट है वो लर्न कर पाएंगे, ठीक है, चीज़ों को। नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़े तो ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है नमो भारत कॉरिडोर। अब ये नमो भारत कॉरिडोर की बात करें तो ये जो है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने के लिए एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर होने वाला है। तो इस बार इसमें जो अभी इनॉग्रेट किया गया है वो किया गया है 13 किलोमीटर का। टोटल जो है स्ट्रेच होने वाली है वो 18.15 किलोमीटर की होने वाली है। उसी का जो बीच में ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए ये पूरा का पूरा हमारा मेट्रो लाइन है, ठीक है? नमो कॉरिडोर है 18 पॉइंट कितना है 15 किलोमीटर, ठीक है? 18.15 किलोमीटर है। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है एक बार में बन जाएगा, इसको फेजेस में बनाया जाएगा, छोटे-छोटे फेजेस में बनाया जाएगा, ठीक है? तो इसी में से एक फेज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, जिसका किलोमीटर मिलेगा आपको 13 किलोमीटर, जो कि कनेक्ट करेगा जो उत्तर प्रदेश का शाहीबाबाद है, उसको न्यू अशोक नगर जो न्यू दिल्ली में यहाँ पे, ठीक है? तो इसकी वजह से जो न्यू दिल्ली और मेरठ की कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। उसका फिर गाजियाबाद, फिर आगरा ये सब में भी और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है कॉस्ट रखी गई है वो रखी गई है 4600 करोड़ रुपीज़। तो आपको इसका जो बजट है वो याद रखना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इसके साथ किलोमीटर भी याद रखना है, कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर का ये नमो भारत कॉरिडोर बनने वाला है। और ये किस-किसको कनेक्ट करेगा? उत्तर प्रदेश को न्यू दिल्ली से कनेक्ट करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ लेना और रिवाइज़ रिवाइज़ कर लेना बार-बार, ठीक है? इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है वंदना अग्रवाल की तरफ से। वंदना अग्रवाल ने जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 फास्ट पेट्रोलियर वेसल जो है लॉन्च किया है। एक साइड से मान सकते हो ये कुछ एक शिप लॉन्च किया, ठीक है? तो ये जो है शिप के 2 नाम रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अमूल्या और दूसरा नाम है अक्षय। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड को जो है दिया गया है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड को आप देख सकते हो, ये फास्ट पेट्रोल वेसल के तौर पे दिया गया है। एक तरह की शिप होती है, मैं इधर इमेज ऐड नहीं कर पाया। तो ये शिप होती है जिसको बिल्ड किया गया है, ये दोनों शिप को जो है बिल्ड किया गया है, वो आपको ध्यान देना है। गोया शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बिल्ड किया है, ये चीज़ याद रखना है। गोया शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया है, कहाँ पे? गोवा में बिल्ड किया है। उसके बाद नासा की बात करें तो नासा ने मार्स में जाने के लिए एक चॉपर लॉन्च किया है। अब ये चॉपर जो है बहुत यूनिक है, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट्स थे, ठीक है? तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए जो सक्सेसफुल हुए, उनके जो रोवर हैं ये होने के बाद, उसके बाद जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, ये जो है एआई बेस्ड इमेज है, जिसके अंतर्गत ये आपको ड्रोन दिख रहा है, ये कोई ड्रोन लाइक व्हीकल है, जो कि एसयूवी टाइप दिख रहा है, मतलब सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल की तरफ दिख रहा है, जिसमें 6 रोटर है, ठीक है? आप देख सकते हो रोटर 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड होगा और 6, ठीक है? टोटल 6 रोटर है। जिसके बाद बोला गया कि हर एक रोटर में 6 ब्लेड है, व्हिच इज़ स्मॉलर इन साइज़ टू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देखिए इतना डिबेट जानना नहीं है आपको। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है इसमें कि ये एक एसयूवी टाइप रोबोट जो है ड्रोन है, जिसमें 6 रोटर है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें। और ये इसका नाम क्या है? ये मार्स में जाने वाला ड्रोन है, जिसका नाम है मार्स चॉपर। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है और ये लॉन्च किसने किया? नासा ने लॉन्च किया। इतने पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट अप्रूवल में पढ़ते हैं। तो अप्रूवल की बात करें तो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया मर्जर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव बैंक किसके साथ? नेशनल कोऑपरेटिव बैंक को मर्जर करने के लिए अलाउ कर दिया है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ। अब इस मर्जर के बाद क्या होगा? जो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के 13 ब्रांच है जो कि कर्नाटका में है, वो अब फंक्शन करेंगे एज अ कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच के तौर पे, ठीक है? तो अर्लियर इन फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो उसी केस में जो कॉस्मोस बैंक है, इन्होंने मर्ज किया था जो मुंबई के 2 ब्रांचेस हैं। एक है मराठा सरकारी बैंक और जिसके पास कुछ 7 ब्रांच थे और दूसरा आप देख सकते हो देशमुख सरकारी बैंक जिसका टोटल 11 बैंक थे। तो ऑलरेडी इन्होंने मर्जर किया हुआ था और अब इन्होंने जो नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है इनके साथ ही मर्जर कर लिया है। नेक्स्ट जो है अप्रूवल किया गया आरबीआई की तरफ से वो किया गया है कि जो एचडीएफसी बैंक है इनको अलाउ कर दिया गया है कि ये 9.5% का स्टैक ले सकते हैं। किसका? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है? तो इनका जो है टोटल 9.5% जो है स्टैक ले सकते हैं और ये जो है अप्रूवल वैलिड रहेगा 1 साल के लिए, ठीक है? तो इसके बाद इनको वापस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और अभी की बात करें तो ये अप्रूवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगा जनवरी 2026 तक, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट एमयू में पढ़े तो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने पार्टनर किया है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी के साथ। तो दोनों मिलके जो है इंडिया का जो रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट है फॉर इंडियन रेलवे उसको फाइनेंस करने का काम करेगा, जिसकी वजह से जो फॉसल फ्यूल का यूज़ कम हो इंडियन रेलवे में और जो भी नेट ज़ीरो का एम है 2030 तक, तो इसी के लिए जो है ये पार्टनरशिप किया गया है दोनों के बीच में, ठीक है? तो रेलवे
इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि फाइनेंस देने का काम करता है, जैसे कि बैंक मान सकते हो एक साइड से, बैंक नहीं है बट बैंक की तरह मान सकते हो। और जो रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, ये जो रेलवे के जो एनर्जी या जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं एनर्जी बेस्ड प्रोजेक्ट उसमें काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आई थिंक पूरे महीने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इस बार जो है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया का रिपोर्ट आया है, जो कि आरबीआई रिलीज करता है और ये जो है एनुअली रिलीज होता है, जिसके अंदर बोला गया है कि जो कमर्शियल बैंक है उसकी प्रॉफिटेबली 6 साल में इम्प्रूव हुई है कंटिन्यूअसली, ठीक है। जो कि कमर्शियल बैंक है वो 6 consecutive ईयर तक वो जो है प्रॉफिट में ही रहा है और ये किया गया फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात। अब इसमें बोला गया कि जो रिटर्न ऑन एसिड था, मतलब मान लीजिए कि बैंक के पास बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, एसिड किसको बोला जाता है? एसिड और लायबिलिटी पता होगा, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एसिड में जैसे मान लीजिए बैंक के पास बिल्डिंग है, उसका उसका लैपटॉप है, उसका उसका लॉकर है, ठीक है? तो ये सब का कितना यूज़ किया, कितना यूज़ करके उसमें फ़ायदा हुआ, ठीक है, बैंक को, तो उसको बोला जाता है रिटर्न ऑन एसिड, मतलब जो एसिड है उसने कितना रिटर्न किया, ठीक है? तो वो जो है बैंक का मिलेगा आपको 1.4%। और रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो भी बैंक ने इक्विटी लगाई है, जो बैंक की इक्विटी है, उसमें कितना जो है रिटर्न मिला, तो उसकी बात करें तो 14.6% का रिटर्न मिला, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो बैंक को जो इस बार प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, वो कुछ 32.8% का प्रॉफिट हुआ है। और अगर इन टर्म्स ऑफ रुपये की बात करें तो वो 3.49 लाख करोड़ रुपीस की प्रॉफिट हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2024। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है इस बार सबसे ज़्यादा लो था, 13 साल लो था, इसे आपको ध्यान देने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 13 साल लो था। कितना था? 2.5%, बहुत बड़ी बात है। और ये जो डेटा लिया गया सितंबर 2024 के हिसाब से लिया गया है। और अगर नेट एनपीए की बात करें तो 0.57%, जिसके से आप देख भी सकते हो कि बैंक कितना इंप्रूव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एनपीए। उसके बाद बैंकिंग फ्रॉड की बात करें तो बैंकिंग फ्रॉड जो है वो बढ़ने लगे हैं। बैंकिंग फ्रॉड जो है 27% हो गया है। टोटल 18,461 केसेज जो है रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कुछ 21,365 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वॉल्व थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 21,367 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वॉल्व थे। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा लंबा जो है डेटा है, ये सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 का ही डेटा है, तो ये छोटा सा डेटा है। और ये छोटे से डेटा में ही आप देख सकते हो कि कितना 21,000 करोड़ के आसपास जो है लोगों का जो है पैसा जो स्कैमर्स हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसको कवर करेंगे, हम एक-एक पॉइंट को कवर नहीं करके चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है अगर यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि कुछ 6 लाख का जो है लोन दिया गया है। 6 लाख का लोन दिया गया है लोगों को, 6 लाख लोगों को लोन दिया गया है, जिसके अंतर्गत कुछ 27,000 करोड़ रुपए जो है डिस्पेंडेंट किया गया है। और एमएसएमई की बात करें तो कुछ 14,500 करोड़ रुपए एमएसएमई को भी दिया गया है। अब पीएसएल जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें तो इस बार जो है प्राइवेट बैंक जो है ज़्यादा ही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक का काम होता है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है इनको पैसा देने का, लेकिन अब इस बार जो काम किया है वो प्राइवेट सेक्टर ने अच्छा काम किया है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इन्होंने 26% की ग्रोथ दिखाई है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अच्छा काम किया है पीएसएल में, ठीक है। इधर जो है आपको क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। ऐसा नहीं है आपको नॉर्मल जो है वन लाइनर पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए रेडी रहना। और जो भी मैंने आपको डेटा लिखा है यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। ज़्यादा को ध्यान देना, जो येलो मार्क किया है इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट चले तो एनबीएफसी का लोन जो है वो भी 18.5% ग्रो किया है इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इनका जो एसिड क्वालिटी है वो भी अच्छा हुआ है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ एक लाइसेंस बहुत टाइम से जो है बिज़नेस रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी थी आरोहन फाइनेंस सर्विस के ऊपर आरबीआई ने, ठीक है। तो अब जो है आरोहन इस फाइनेंस सर्विस का जो भी रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया है, ठीक है। और ये हटाने का कारण यही है कि अब इन्होंने बोला है कि ये जो है फेयर लोन प्राइसिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पहले जो था इन्होंने लोन की प्राइसिंग में कुछ घपला कर रहे थे, लेकिन अब जो है इन्होंने बोला है कि हम फेयरली हम लोन के प्राइसेस रखेंगे, ठीक है। तो अरोवा की बात करें, अरोवा फाइनेंस सर्विस, तो ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा पहले ही जो है इसके ऊपर न्यूज़ आया था और हमने इसको कवर भी करवाया है। नेक्स्ट बैंक के ऊपर बढ़े, नेक्स्ट बुक्स के ऊपर बढ़े तो ये आ रहा है लाइव बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड बुक।
तो ये बुक लिखा गया है इंडिया के जो फॉर्मर क्रिकेटर है करमानी जी ने इस बुक को लिखा है। तो इस बुक में इनके बारे में जब ये इन्होंने 80s में जो क्रिकेट खेला था उसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। और इस बुक को इन्होंने तो ऑथर किया है, बट 2 पर्सन ऐसे जिन्होंने को ऑथर किया वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक है सेन गुप्ता और एक है पाठक। तो ये दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। और ये जो है बुक लॉन्च किया गया था जो बैंगलोर में अभी 75 बर्थडे था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में वहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इस बुक को जो पब्लिश किया है पेंगुइन प्ले ने। बहुत मुश्किल होता है कि आपको जो है पब्लिशर का नाम पूछ लेना, लेकिन तब भी आपको ध्यान देना है कि पेंगुइन प्ले ने जो है इस बुक को पब्लिश किया है। तो ये हो गया हमारा डेली करंट अफेयर्स 9 जनवरी का। और डेफिनेटली मेरा 8 जनवरी का करंट अफेयर्स बाकी है, वो भी मैं आपको 1-2 दिन में ही कवर करवा दूंगा। तो अगर आपको इसी तरह से पीडीएफ चाहिए तो आप इस तरह टेलीग्राम ग्रुप में जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और आपको ऐसी वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।